हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे हम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हम सभी को पता है कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के टाइम टेबल्स इशू हो चुके हैं। सो इन समय में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हम कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं ताकि बाकी सब्जेक्ट से संबंधित भी सभी जानकारियां और सभी वीडियोस की लिंक आपको समय पे मिल सके। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहे और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। इसी के साथ यदि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी चीजों की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम कमर्शियल लॉस जो पढ़ रहे हैं उस कमर्शियल लॉस के ये आपके 4 यूनिट्स है जिसमें से हम पहला यूनिट कवर करने जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपका पेपर पैटर्न है जो आपको ये समझा देगा कि किस फॉर्म में आपको पेपर है। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आपको पहले से ही पता थी तो उसमें से किसी भी चीज के ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन न करते हुए सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं, कमर्शियल लॉ। हम डेली 1 वीडियोस के बेसिस पे 1 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बट इन क्वेश्चंस की सीरीज पे आगे बढ़ने के पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कमर्शियल लॉज होते क्या है। तो ये समझिए कि लॉ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉस, कमर्शियल लॉस, सिविल लॉस। उसी तरीके से कमर्शियल लॉस, जिसे बिजनेस लॉस भी बोला जा सकता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। ये आपको पता रहना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कमर्शियल लॉ, वो किसकी ब्रांच में आता है। वो क्रिमिनल लॉज में नहीं आता है, वो सिविल लॉज में आता है। जहां पे आप लोग बिजनेस बिजनेस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित जो डेली बेसिस पे हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उनसे संबंधित अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस के बारे में डील करता है। ये आपका पहला यूनिट है जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाया जा रहा है। सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता क्या है ये समझे, तो उसके पहले ये समझे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम दूसरी कोई भी चीज समझ नहीं सकते। तो आज इस वीडियो में हम उन बेसिक टर्म्स और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ही बात करेंगे। सो पूरे वीडियो को आप सब ध्यान से देखेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो हमारा पहला यूनिट है, इज अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉस दैट डील्स विद द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज दैट क्रिएट म्यूचुअल ऑब्लिगेशन इन्फोर्सेस बाय द लॉस। फॉर एग्जाम्पल, जब दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट को जब आप लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा देते हो, मीन्स बाय लॉ उसको दोनों पार्टीज के ऊपर कंपलसरीली अप्लाई करवा देते हो, तो उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट लॉ में गिना जाता है। हम आगे एक एक शब्द को पढ़ेंगे जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द फॉर्मेशंस। मतलब दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें कितने रूल्स, कितने रेगुलेशंस और किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, ये सभी बातें आपको काय में देखने मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में देखने मिलेंगी। एक सिंपल भाषा में अगर समझेंगे हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन। बिजनेस या कॉमर्स हमेशा दो लोगों के बीच में होता है और इन दो लोगों के बीच में अलग अलग तरीके के अनगिनत व्यवहार होते हैं। अब होता क्या है, अगर ए ने बी के साथ कोई प्रॉमिस किया और बाद में ए पलट रहा है, ए अपनी बातों से मुकर रहा है, तो इस बेसिस पे बिजनेस को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी। तो जब दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उस समय कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस आते हैं, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इन चीज पे ज्यादा समय हम फिलहाल बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि जब तक आपको टर्म्स नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझने में दिक्कत ही जाएगी। इट इज अ लीगल फ्रेमवर्क which makes certain agreement binding and enforced by the law on a particular terms। क्या समझा रहा है वो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ
दो लोगों के बीच में होने वाले एग्रीमेंट को बाय कोर्ट या बाय लॉ दोनों के ऊपर कंपलसरी कर देता है। जैसे कि आपके और मेरे बीच में यदि कोई एग्रीमेंट हो जाए तो ना आप उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो ना मैं उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता हूं। तो ये कौन से रूल्स है, कौन से रेगुलेशंस है? बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, जब हम दो लोगों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो हमें उस एग्रीमेंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी पता रहनी चाहिए कि एग्रीमेंट करते समय, किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते समय, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय किन बातों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और इस वीडियो में हम वही एक एक टॉपिक को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पॉइंट नंबर 1। अब यहां से आप पेन पेंसिल हाथ में लेके बैठिए और हर एक चीज को लिखते चलिए और साथ साथ अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसमें इंडिया में कोई भी बंदा यदि किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे ये हमें समझना जरूरी है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? सो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब लॉ के द्वारा कंपलसरी है कि आपको वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उस चीज को स्किप नहीं कर सकते। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये एग्रीमेंट है। अगर ये एग्रीमेंट का ब्लॉक है तो इसमें से वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। मीन्स एवरी एग्रीमेंट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट। क्या समझ रहे हैं हम लोग? सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये बेसिक टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट इज एन एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबिलिटी बाय द लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा आपके ऊपर कंपलसरी बाइंड किया जा चुका है। मतलब अब आप उससे बैकफुट पे नहीं जा सकते हो, अब आप वो चीज को कैंसल नहीं कर सकते, अब आपको वो चीज को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। सो अब उसके लिए हमें सबसे पहले समझना है एग्रीमेंट क्या होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, फिर समझेंगे कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या होता है। सो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, agreement is defined under section 2E. So agreement is every promise and every set of promise forming the consideration for each other। दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का होने वाला प्रॉमिस, इसे आप लोग एग्रीमेंट बोलेंगे। बट दिस एग्रीमेंट शुड बी फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब बिना पैसों के कोई भी एग्रीमेंट एग्रीमेंट माना नहीं जाएगा। हम एग्रीमेंट तभी मानेंगे जब दो लोगों के बीच में किसी चीज का प्रॉमिस हुआ हो। जैसे कि ए ने क्या बोला? ए ने बोला कि भैया हम आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे 10 लाख के लिए, और बी ने बोला हाँ ठीक है मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदूंगा 10 लाख के लिए। तो इसने बेचने का प्रॉमिस किया, इसने खरीदने का प्रॉमिस किया। और जो 10 लैक्स है ये 10 लाख कंसिडरेशन है। आ गई बात ध्यान में? अगर ये कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है तो ए और बी के बीच में जो प्रॉमिस हुई है उस प्रॉमिस को आप लोग एग्रीमेंट नहीं बोल सकते हो। आ गई बात ध्यान में? नाउ दैट वी नो how the act defined the terms agreement, there are maybe some obligations in the definitions of the term promise। अब समझना है कि प्रॉमिस क्या होता है। तो देखो ये सेट क्रिएट होता जा रहा है अगर हम एक एक टर्म को आगे लेते चलेंगे तो समझिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। अब एग्रीमेंट क्या है?
एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, दो लोगों के बीच की, हाँ, ए और बी के बीच में हुआ प्रॉमिस, बस फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब फॉर मनी। अगर बिना मनी के कोई प्रॉमिस हो रहा है तो आप उसे एग्रीमेंट नहीं बोल सकते। तो अब हमें समझना है कि प्रॉमिस क्या होती है। आगे बात ध्यान में। सो प्रॉमिस समझने के लिए हम कुछ टर्म समझते हैं। एक होता है प्रपोजल, एक होता है प्रॉमिसर, और एक है प्रॉमिसरी, और दूसरा है कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट। इन सभी टर्म्स को जो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है, ये एक एक टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इन सभी टर्म्स को समझ लिया तो आने वाली सभी क्लासेस में आप कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी आसानी से समझ सकोगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रपोजल की। So proposal is defined under section 2 clause A of a contract act। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है? तो आपको इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप नोट्स बना के चलिए। तो देखिए हमने यही इसी स्लाइड पे पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास है 1872। सो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 क्लॉज ए, when one person signify to another person his willingness to do or to options for doing anything with a view to obtaining of that other such act or absenteeism, he is said to be make the proposal। प्रपोजल क्या है? ये जो ऑफर दे रहा है बी पार्टी को, तो इस ऑफर को बोला जाता है प्रपोजल। जो एक पर्सन ने अपनी इच्छा जताई है बी के सामने कि हम इस तरीके से डील करना चाहते हैं। जिसकी ए ने बोला कि आई वांट टू सेल माय कार, तो ये ऑफर है जो बी को दिया जा रहा है। अब बी के ऊपर है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। दूसरा टर्म है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉमिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 बी, when the person to whom the proposal is made signifying his assent to there, the proposal is called to be accepted। a proposal when accepted become a promise। क्या बोल रहा है? ए जब ऑफर देता है तो उस ऑफर को बोला जाता है प्रपोजल, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो आफ्टर एक्सेप्टिंग वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। हाँ, अब ये वो प्रपोजल नहीं है जो आपके दिमाग में घूम रहा है, वो प्रपोजल अलग होता है, ये बिजनेस प्रपोजल्स है या ये कमर्शियल प्रपोजल है, क्योंकि इन प्रपोजल्स में मनी इंक्लूडेड होता है। अगली बात ध्यान में। नेक्स्ट टर्म आता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिसर। जिसने ऑफर दिया है, गिवर ऑफ ऑफर, उसे प्रॉमिसर बोला जाता है। और वो पर्सन जो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज द प्रॉमिसी। आई बात ध्यान में। जिसकी ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ए ने ऑफर दिया, तो जो ए है वो प्रॉमिसर माना जाएगा, और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं तेरी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं, तो बी को क्या बोला जाएगा? प्रॉमिसी बोला जाएगा। तो ये होता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। इसी के साथ अगले टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये वही चीज है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी जो अगले स्लाइड पे समझा के दिया है। अ पर्सन मेकिंग एन प्रपोजल या ऑफर इज नोन एज प्रॉमिसर, जैसे ही कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम एज अ प्रपोजर। इसको प्रपोजर भी बोला जा सकता है, और इसको जैसे प्रॉमिसर को प्रपोजर भी बोला जा सकता है, प्रॉमिसी को ऑफरी भी बोला जा सकता है। जिसकी ए इंसान ने बोला भैया मुझे गाड़ी बेचनी है, तो ये कौन बन गया? प्रॉमिसर। ऑफर दे रहा है, बोले हाँ मैं तेरी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं, तो इसने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया, तो ये कौन बन गया? प्रॉमिसी बन गया। आई बात ध्यान में। ये शॉर्ट टर्म्स लिख के चलिए। जो ऑफर दे रहा है वो प्रॉमिसर है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रॉमिसी है। ये देखिए इस तरीके से। कॉन्ग्रेचुलेशन, हियर वी आर न्यू प्रपोजल प्रॉपर्टी पेपर। तो क्या बोल रहा है? ये इंसान
प्रॉपर्टी बेच रहा है, थैंक यू, दिस इज योर मनी, कंसिडरेशन आ गया, बराबर है। तो ए कौन है? प्रॉमिसर। ये बी कौन है? मोटूलाल। ये प्रॉमिसी है। इनके बीच में क्या है? कंसिडरेशन। और ये जो चीज दिख रही है इसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कि हाँ, इतने रुपए में हम ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इतने रुपए में हम ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। आई बात ध्यान में? सो एग्रीमेंट क्या होता है? जब किसी के द्वारा प्रपोजल दिया जाता है और जब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो एग्रीमेंट है। और जब उस एग्रीमेंट को बाय लॉ दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंड कर दिया जाता है कि अब ना ए पीछे हट सकता है इस बात से, ना बी पीछे हट सकता है, तो जब वो बाय लॉ दोनों के ऊपर बाइंड कर दिया जाता है, दोनों के ऊपर कंपलसरी कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट। आ गई बात ध्यान में? फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रपोजल भेजा बी को कि आज हम लंच के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन है? ऑफरर, प्रपोजल। और बी कौन है? एक्सेप्टर्स। तो ये प्रॉमिस तो हो गई कि हाँ ठीक है हम लोग चले जाएंगे करके। अब इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन है क्या? मतलब इन दोनों के बीच में पैसा है क्या? ए ने ऐसा बोला क्या कि अगर तू लंच पे आएगा तो मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा? बिल्कुल नहीं। या बी ने ऐसा बोला है क्या कि मैं तुझसे 50,000 लूंगा? तो ये प्रॉमिस तो है लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। उसी केस में अगर ए ने बी को बोला है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, और बी बोलता है आई वॉन्ट टू परचेस यूर कार फॉर 5 लाख रुपीज, तो ए ने ऑफर दिया कि मैं मेरी कार को 5 लाख में बेचना चाहता हूं, बी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं तेरी कार को 5 लाख में खरीदना चाहता हूं, तो ये हो गया एग्रीमेंट। और जब इसका पेपर वर्क किया जाएगा और बाय कोर्ट ये दोनों चीजों को वैलिड आउट हो जाएगा, तब वो जाके क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आप इस स्लाइड को देख लीजिए, इतनी चीज को पढ़ लीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि फिर इसके भरोसे हम अगली क्लास को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू वेरी मच।